ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठते। नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं बहस बिहार की। आजाद भारत के इतिहास में यह पहली दफा हो रहा है जब अध्यक्ष पद के लिए चुनाव किए जा रहे हैं। इससे पहले सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद को चुन लिया जाता था, अध्यक्ष पद के नाम पर मुहर लग जाती थी। लेकिन सवाल तो ये है कि उस कुर्सी पर बैठते ही अध्यक्ष सभी पार्टी के हो जाते हैं, किसी एक के नहीं रहते। तो फिर ये परंपरा आखिर टूटी क्यों? क्यों इस पर विवाद हो रहा है? राजनाथ सिंह के दफ्तर पर कांग्रेस के बड़े नेता के.सी. वेणुगोपाल की बैठक हुई और इस बैठक में वेणुगोपाल ने डिप्टी स्पीकर पद को लेकर सरकार के सामने शर्त रखी। राजनाथ सिंह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन कर बातचीत भी की और सरकार की तरफ से आम सहमति बनाने की कोशिश हुई, लेकिन विपक्ष शर्तों के साथ समर्थन पर अड़ा रहा, जिसे सरकार ने मानने से ही इनकार कर दिया। अब लोकसभा स्पीकर का फैसला चुनाव के जरिए होगा। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए एनडीए की तरफ से बीजेपी के सांसद ओम बिरला उम्मीदवार हैं, तो वहीं इंडिया अलायंस की तरफ से कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद के सुरेश उम्मीदवार बनाए गए हैं। इससे पहले प्रोटेम स्पीकर के लिए भी सरकार और विपक्ष के बीच तकरार दिख चुकी है। विपक्ष डिप्टी स्पीकर के पद की डिमांड कर रहा है और इसी के बाद ये तकरार शुरू हुई। कांग्रेस का कहना है कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने की परंपरा है और इसी बीच सवाल ये है कि स्पीकर पर नहीं बनी सहमति, तो आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है? इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए तमाम गेस्ट पैनलिस्ट। प्रेम रंजन पटेल हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी से जुड़े हुए हैं। स्टूडियो से राजेश राठौड़ भी है हमारे साथ, मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस, और अंजुम आरा प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ हैं। सारिका पासवान आरजेडी से हैं, अंजुम आरा जेडीयू से हैं और शशि शेखर वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। मेरा पहला सवाल होगा कांग्रेस से। राजेश राठौड़ जी, आप ये बताइए कि इस परंपरा का निर्वहन लंबे वक्त से किया जा रहा है कि जिस पार्टी की सरकार देश में होती है उसी की तरफ से स्पीकर भी बनाए जाते हैं, अध्यक्ष पद पर, स्पीकर के पद पर वही बैठता है, और ये परंपरा तब भी थी जब आपकी भी सरकार थी। तो आखिर क्या परेशानी हो गई, क्या मुश्किल हो गई? देखिए, दो बातें हैं सुभी जी, एक परंपरा और एक नियम। परंपरा अगर रही है कि सत्तारूढ़ दल के ही स्पीकर होंगे, तो कई बार इस परंपरा का भी निर्माण किया गया है कि विपक्ष की ओर से डिप्टी स्पीकर हुआ है तब, जबकि अब की परिस्थिति ऐसी है जो सरकार अल्पमत की है, सरकार किसी को पूर्ण बहुमत की नहीं है। जो भी सरकार इस बार का जो चुनाव 18वीं लोकसभा का हुआ है, जनता ने किसी पार्टी को बहुमत नहीं दिया है, ये मिली जुली सरकार है। तो मिली जुली स्पीकर डिप्टी स्पीकर तो हो, सहमति तो बने। हर परंपरा को तोड़ता कौन है? इस भारी पराजय के बाद भी सत्तारूढ़ सत्ता के गुरूर में इस परंपरा को तोड़ रहे हैं, इसलिए असहमति बनी। आज भी असहमति बन जाए कि नहीं, स्पीकर सत्तारूढ़ को, डिप्टी स्पीकर विपक्ष को जाए, तो ये लोग विपक्ष को खत्म करने की प्रयास कर रहे हैं। जनता ने इस बार बड़ा जनादेश विपक्ष को भी दिया है। हालांकि और कुछ होता जब 4 महीने तक 400 पार के नारे नहीं लगते होते। तो मैं अभी भी आग्रह करूंगा, सत्ता के गुरूर में न रहे, विपक्ष को भी सम्मान दे, डिप्टी स्पीकर विपक्ष को दे, ताकि परंपरागत तरीके से ही लेकिन कानूनी तरीके से भी सदन चलता रहे और देश के लोगों को लगे कि अगर जनता ने किसी को बहुमत नहीं दिया है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से किया। लेकिन इसको मानने से इनकार कौन किया? वो व्यक्ति जो सत्ता में है, जिनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। जब आपको भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, आप भी सहयोगी से ही तो मदद लेके स्पीकर बना रहे हैं, तो फिर मैं बात क्यों नहीं करूं?
हक भी इनका ही बनता है। आप डिप्टी स्पीकर को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। कई राज्य आपके भी ऐसे हैं, कई राज्य आपके भी ऐसे हैं। चलिए प्रेमरंजन पटेल से जवाब ले लेते हैं, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेमरंजन जी बताइए कि इस वक्त क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि विपक्ष बहुत सारी चुनौतियां लेकर संसद में मौजूद है? अभी 2 दिन भी नहीं बीते हैं और पहली बार आजाद भारत के इतिहास में ऐसा हो रहा है। सुभी जी, सबसे पहले तो मैं जो हमारे मित्र हैं कांग्रेस के प्रवक्ता राठौर जी, उनको बता देना चाहता हूं कि हमारा जो गठबंधन है 293 सीटों पर जीती है और बहुमत 273 की होती है। ये इनको शायद पता होना चाहिए। और इनके गठबंधन को 235 सीटें आई है। ये जो कह रहे हैं कि बहुमत नहीं आया है। दूसरी, ये परंपरा का निर्वहन जो है से होता रहा है कि लोकसभा का जो स्पीकर होता है ये सत्ता पक्ष का होता है और ये केवल जो ऐसे ये परंपरा नहीं है कि शर्तों के आधार पर चले। ये संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने वाले स्थान है और जो अध्यक्ष होता है सभी सदस्यों को लेकर के दलगत भावना से ऊपर उठ करके सभी के हितों का ख्याल रखने का काम करती है। जहां तक इस परंपरा की आप बात कर रहे हैं तो 2 बार चुनाव लोकसभा के अंदर में हो चुके हैं। 1952 में भी जीबी मावलंकर, उसमें कांग्रेस पार्टी के ही 2 लोग खड़े हुए थे, जीबी मावलंकर, शंकर साताराम मोरे। और शंकर साताराम मोरे जी खुद जो है से अपना वोट वो जीबी मावलंकर को दिए थे। 1976 में भी जब बलिराम भगत जी अध्यक्ष बने थे उस समय भी जगन्नाथ राव जी चुनाव लड़े थे विपक्ष की ओर से और बलराम भगत जी की जीत हुई थी। तो ये परंपरा नहीं रही है। लेकिन हां, कोशिश हमारे तरफ से किया गया कि चुनाव नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष तरीके से सर्वसम्मत लोकसभा का अध्यक्ष होना चाहिए ताकि संवैधानिक मर्यादाओं का पालन हो सके। लेकिन ये अविश्वास कैसे पैदा हुआ? बातचीत करने की बात कही गई। कोई जो ऐसे संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं होता है कि आप ये मानिए तब हम मानेंगे, ऐसा शर्त कर करके इनका इस बात का जो है से ये बताता है कि आने वाले समय में ये लोग संसद को नहीं चलने देना चाहते हैं, संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार करना चाहते हैं, संवैधानिक मर्यादाओं का चलिए इसका जवाब आरजेडी से सारिका पासवान हमारे साथ जुड़ी हुई है। सारिका जी, नजर आ रहा है ये नौबत ही क्यों आई? क्यों इस तरह की चर्चा हो रही है? 150 सांसद को सस्पेंड किए थे, फिर उन पर विश्वास आसानी से कैसे करें? यही ओम जी। चलिए राजेश जी, आपसे बात होगी। इस वक्त सारिका पासवान भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, प्रवक्ता आरजेडी से। संसद को रोकने वाले, संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार करने वाले इनको सीमेंट दिया, बहुमत इसलिए नहीं दिया था। 400 पार कर आए थे, 240 संसद में जीत कर करके आए थे जनता के हितों के लिए, लेकिन अपना हित, अपने दल का हित सर्वोपरि रख रहे थे। चलिए संसद में मुद्दों की बात होनी चाहिए, आगे देखने वाली बात होगी। मजबूत विपक्ष होता है तो मुद्दों की बात भी उठती है। चलिए इस वक्त आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान हमारे साथ बनी हुई है। सारिका जी, आपने तमाम आरोप जो हैं वो बीजेपी की तरफ से सुने। कहा यह जा रहा है कि मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। इसके अलावा ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप संसद को सुचारू रूप से चलने नहीं देना चाहती हैं। धन्यवाद सुभी जी। देखिए, अभी हमारे प्रेमरंजन भाई बोल रहे थे कि दलगत भावना से ऊपर उठ करके निर्णय लेना चाहिए। भाई, भारतीय जनता पार्टी कब से दलगत भावना से ऊपर उठ करके काम करने लगी? हमेशा वो तो डिक्टेटरशिप में बिलीव करती है। और ये वही तो लोग हैं जो कहते थे 450 सीटें लाएंगे, 450 सीट लाएंगे तो आरक्षण समाप्त कर देंगे, संविधान में बदलाव लाएंगे और ना जाने लोकतंत्र बचता भी या नहीं बचता। अरे शुक्र है जनता का, जनता जनार्दन मालिक का, जिन्होंने देश के लोकतंत्र को बचा लिया और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत में नहीं आने दिया। अब मुझे एक बात बताइए सुभी जी, परेशानी क्या है? जब मजबूत विपक्ष है तो क्यों ना विपक्ष की तरफ से एक डिप्टी स्पीकर हो? भाई, परेशानी क्या है? आप क्यों हर जगह अपना कब्जा जमा करके रखना चाहते? यानी कि आपकी मंशा बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके पहले भी 2 कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से निर्णय लिए, भाई आप रात में सोए हैं तो सुबह आपको पता चला है कि डिमोनेटाइजेशन हो गया, आप रात में सोए हैं सुबह उठे तो आपको पता चला 3 काले कानून इन्होंने ला दिए। तो ऐसी चीजें भारतीय जनता पार्टी ने करके अपने ऊपर इतनी संदिग्ध अपनी अवस्था में अपने आप को रखा है कि देखिए इन पे जनता भी विश्वास नहीं कर रही। और यही लेकिन सारिका पासवान जी, आप मजबूत विपक्ष की बात तो कर रही हैं,
आप मजबूत विपक्ष की बात कर रही हैं, लेकिन टीएमसी के नेता जो हैं, जो सांसद हैं, वो समर्थन देने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि आप लोगों ने तो स्वतंत्र रूप से फैसला ले लिया है, अब आगे फैसला ममता बनर्जी लेंगी। तो ये मजबूत विपक्ष तो नजर नहीं आ रहा है। नहीं सुभी जी, ये सब जो बातें कही जा रही है ये हवा हवाई बातें। हमारे गठबंधन की तमाम दलें जो है ना, वो एक मत से और सबका विश्वास है कि अभी लोकसभा में एक डिप्टी स्पीकर जो है वो विपक्ष का होना चाहिए और एक तालमेल जो है वो बनी रहे सदन के अंदर। सदन की गरिमा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 2 शासनकाल में तार किया है, उस गरिमा को भी वापस लाना है। बहुत सारी चीजें बदलाव होनी बहुत जरूरत है, क्योंकि 10 साल के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र पे सबसे ज्यादा कुठाराघात किया है, संविधान पे कुठाराघात किया है। जिस तरीके से अभी बयानबाजी भी इनके वीर लोग दे रहे थे, और आज देखिए सबने उसी संविधान को उठा करके माथे से लगाया और शपथ खाया, लेकिन वो उस संविधान में विश्वास करने वाले लोग नहीं है। तो संविधान की इज्जत, मान प्रतिष्ठा, देश की मान प्रतिष्ठा बनी रहे, लोग सभा का मान प्रतिष्ठा और सदन का मान प्रतिष्ठा बनी रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि अगर स्पीकर जो है अगर सत्ता दल से होता है तो डिप्टी स्पीकर निश्चित रूप से विपक्ष से होना चाहिए, तभी तो ये तालमेल बना रहेगा। वरना ये तो वही लोग हैं ना जिसका मैंने आपको जिक्र किया कि ये लोग कहां दलगत भावना से ऊपर उठकर तो ये कभी काम ही नहीं कर सकते हैं। इनको तो बस सोचना है कि कैसे हम रात में बैठ करके 4 लोग मिलकर के फैसला ले ले, अगले दिन सुना दे और हम सबकी व्यवस्था हो जाते कि उस इनके फैसले को माने। तो ऐसे नहीं चलता है सुभी जी, हमारा लोकतंत्र। अंजुम आरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं जेडीयू से, हमेशा जिंदा। वो आपकी इन बातों का जवाब तो देंगे ही, साथ ही साथ आपसे ये भी सवाल है कि राजनाथ सिंह खड़गे जी से बातचीत की खबर भी सामने आई, 3 दफा फोन कॉल्स गए, बातचीत हुई, तो ये अविश्वास कहां से आ गया? जब बातचीत हुई थी तो ये मामला सुलझ जाना चाहिए था। देखिए सुधीर जी, अभी सारिका जी बोल रही थी कि तालमेल से सदन चलना चाहिए। सबसे बड़ी चीज अभी तुरंत आपने ही कहा और मैंने भी देखा इस चीज को कि स्वयं इनके गठबंधन में तालमेल नहीं है, तो ये हमारे साथ क्या तालमेल बैठा करके काम कर सकेंगी। और सुश्री ममता बनर्जी जी का भी अभी जो बयान आपने देखा कि उनका अलग स्टैंड है और इस स्टैंड के साथ वो नहीं है, तो खुद इनके अंदर, इनके गठबंधन के अंदर कोई तालमेल नहीं है। अब रही बात अविश्वास की, तो सुधीर जी एक चीज मैं कहती हूँ कि डेमोक्रेसी में आपसी बातचीत से रास्ते निकलते हैं, दबाव की राजनीति नहीं होती है और शर्तों के आधार पे समर्थन नहीं होता। शर्तों के आधार पे अगर कुछ आप एक्सेप्ट करवाना चाहते तो फिर वो संविदा और कॉन्ट्रैक्ट जैसी चीजें हो जाती है। तो डेमोक्रेसी में बातचीत का रास्ता निकलता है। और हम लोगों ने जब कांग्रेस के श्री वेणुगोपाल जी वहां गए थे तो देश के माननीय रक्षा मंत्री, माननीय गृह मंत्री और हम लोगों के भी दल के आदरणीय माननीय सांसद श्री ललन बाबू, सब लोग वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, जब डिप्टी स्पीकर का होना होगा, चयन होना होगा, तो हम लोग बातचीत कर करके रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन इन लोग दबाव और शर्त के आधार पे देश के लोकतंत्र को चलाना चाहते, जिसके लिए हम स्वीकार नहीं करते हैं। तो अविश्वास जैसी कोई चीज नहीं है। देखिए, जो देश की परंपरा रही है, कन्वेंशन रहा है, अभी हमारे भाई प्रियरंजन पटेल जी ने कहा 1-2 समय को अगर टेन्योर को छोड़ दिया जाए तो इस मुल्क में डेमोक्रेसी में और लोकसभा की ये परंपरा रही, कन्वेंशन रहा है कि सर्वसम्मति से हमने अपने स्पीकर का चयन किया है। अब लेकिन ये तो डेप्यूटी स्पीकर के पद की मांग कर रहे हैं और 17वीं लोकसभा की बात करें तो उस दौरान भी डेप्यूटी स्पीकर नहीं थे, तो क्या ये पद हमेशा खाली ही जाएगा? इसके ऊपर सहमति क्यों नहीं बन पा रही है? नहीं सुधीर जी, सहमति की बात हम लोगों की तरफ से रही है। जब डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा, इलेक्शन होगा या सर्वसम्मति से तय होना है, तो स्पष्ट हमारे एनडीए गठबंधन के जो शीर्ष नेतृत्व इस बैठक में थे, उन लोगों ने स्पष्ट तौर पे कहा कि जब ये होगा तो हम लोग मिल बैठ करके आपसी सहमति से तय कर लेंगे। तो ये चीज, इस चीज को तो मानना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो दबाव की राजनीति करना है, यहाँ तो शर्तों के आधार पे समर्थन देने की बात करनी है। अब एक चीज ये बताइए, समर्थन के साथ अगर शर्त जुड़ता है तो क्या उसको समर्थन माना जाएगा? फिर तो होगा कि आप कंडीशन के आधार पे आप दबाव में अपनी बात को मनवाना चाह रहे हैं। अब मैं और हम सभी तो यही तो एक मजबूत विपक्ष की पहचान भी होती है। ये मुझे लगता है कि क्या ये चुनौती आप लोगों के लिए नहीं है संसद में? क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष आक्रामक है, पहले दिन से ही लगातार आंदोलन चल रहे हैं, नीट परीक्षा को लेकर भी सवाल खड़े किए गए और आज भी अब स्पीकर पद पर असहमति बन गई है। इस पर रिएक्शन लेते हैं राजेश राठौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस की। जी राजेश जी। सुभी जी, अभी बहन अंजुम आरा जी के सुन रहे थे, मैं बहुत पहले नहीं, मात्र 6-7 महीना पहले जा रहा हूं, जब सदन की कार्रवाई हो रही थी। और मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं जनता दल यू के बड़े नेता
और भारत सरकार के मंत्री ललन सिंह के उन वक्तव्यों को मैं उजागर करना चाहता हूं जिनमें उन्होंने कहा था कि यह सरकार लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, ये सरकार आरक्षण को खत्म करना चाहती है, ये सरकार संविधान को खत्म करना चाहती है। मैं नहीं, आदरणीय ललन सिंह जी ने बोला था। उसी को बचाने के लिए यह है कि आप डिप्टी स्पीकर, स्पीकर का जो आप अरे हुए हैं। लेकिन जिस बात को लेकर आप बार बार एक ही बात को दोहरा रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर चाहिए, स्पीकर चाहिए, लेकिन आपके भी कई राज्य ऐसे हैं जहां पर डिप्टी स्पीकर नहीं है। केरला की बात कर लें या अन्य कुछ राज्यों की बात करें तो ये विरोधाभास कैसे आता है? देश के सबसे बड़ा पंचायत लोकतंत्र का मंदिर पार्लियामेंट है। इसमें पक्ष और विपक्ष ये दोनों इस बार अल्पमत में है, कोई पूर्ण बहुमत में नहीं है। ऐसी स्थिति में सबका समन्वय बना रहे। 10 साल जिस प्रकार से सीधे शब्दों में एक नंगा नृत्य किया गया लोकतंत्र के साथ, किस प्रकार से 43-150 सांसद चलिए समन्वय की स्थिति बनेगी या नहीं वो तो वक्त बताएगा, भविष्य की बात है। हमारे साथ शशि शेखर जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करूंगी। शशि जी ये बताइए कि जो इस वक्त संसद की तस्वीर नजर आ रही है, क्या उससे हम ये समझें कि आने वाले वक्त में विपक्ष और भी ज्यादा मजबूत हो सकता है और भी ज्यादा चुनौतियां एनडीए सरकार के सामने खड़ी कर सकता है? और आखिरकार ये जो पिछले कई दिनों से, पिछले कई वक्त से एक ही परंपरा चली आ रही थी स्पीकर पद को लेकर, ये चुनाव क्या कुछ दर्शाता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस परंपरा की बात की जा रही है असल में वो परंपरा कहीं लिखित नहीं है। और आप देखेंगे कि 69 तक कांग्रेस ने डिप्टी स्पीकर का पद भी अपने पास रखा था। लेकिन 69 से फिर ये परंपरा शुरू हुई कि हम डिप्टी स्पीकर किसी और पार्टी को देंगे। और पहली बार जीजी सोहेल, वो एक पार्टी के मतलब एक नेता वाली पार्टी थी, एक सांसद वाली पार्टी जीजी सोहेल की, उनको लगभग 7 से 8 साल तक डिप्टी स्पीकर का पद मिला। अब चूंकि यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के दोनों प्रवक्ता बैठे हैं तो मैं उनको थोड़ा थोड़ा डाटा याद दिलाना चाहता हूं कि जब 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो उस समय भी डिप्टी स्पीकर का पद जो है कांग्रेस को दिया गया था जी। और जब 89 में बीपी सिंह की सरकार बनी थी बीजेपी के सपोर्ट से तो उस समय शिवराज पाटिल को डिप्टी स्पीकर बनाया गया था। तो यह परंपरा 69 के बाद डेवलप हुई है और एक हेल्दी परंपरा थी कि हम स्पीकर आमतौर पर जो सत्तारूढ़ दल है उसका रखेंगे। हालांकि अटल जी के समय में आप देखेंगे तो वो इतना अच्छा बेहतरीन वो समय था कि उस समय जीएमसी बाल योगी और मनोहर जोशी जैसे लोग लोकसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। मतलब खुद बीजेपी के भी नहीं लोग होते थे, सहयोगी दल के लोग जो है लोकसभा अध्यक्ष होते थे। तो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है या उपाध्यक्ष जो होता है वो किसी एक पार्टी का नहीं होता है, वो पूरे संसद का प्रतिनिधित्व करता है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि एक दूसरे जो हमारे जीवी मावलंकर के बाद अयंगर साहब हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष हुए थे, उसी समय ब्लिट्स का एक प्रिविलेज मोशन आया था। ब्लिट्स पत्रिका थी जिसने जेबी कृपलानी के खिलाफ एक आर्टिकल छापा था जो कि आपत्तिजनक था और इसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन आया। और जो अयंगर साहब थे कांग्रेस के थे, जेबी कृपलानी सोशलिस्ट पार्टी के थे, लेकिन अयंगर साहब ने पूरे सदन की प्रतिष्ठा रखी और बाकायदा जो भी सजा होता है संसदीय कानून में वो सजा मिली। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि स्वस्थ परंपरा तो यही कहता है कि आप सबको मिलाकर चलिए जी, एक साथ समन्वय की बात होती है और संसद लोकतंत्र का मंदिर होता है। यहाँ पर जनता के मुद्दों को उठाना चाहिए और इसके लिए जिस तरह की चर्चा आपने भी की कि अध्यक्ष पद का जब चुनाव किया जाता है, जिस व्यक्ति को चुना जाता है वो किसी एक पार्टी का नहीं होता, उसके ऊपर पूरे संसद की जिम्मेदारी होती है और ऐसे में इस तरह की परिस्थिति बननी नहीं चाहिए। बहरहाल ये परिस्थिति अगर ऐसी बनी है, चाहता हूँ एक जी जी, संजीव रेड्डी को जब पहली बार स्पीकर चुना गया था तो उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और यही कहते हुए इस्तीफा दिया कि अब मैं पूरे सदन का प्रतिनिधि हूं, कांग्रेस का नहीं हूं।
तो ये गरिमा रही है हमारे संसदीय लोकतंत्र की। वो गरिमा आज ये बहुत ही खूबसूरत उदाहरण आपने दिया है और यही समझने की जरूरत है इन राजनीतिक दलों को, ताकि इस तरह की चर्चा सदन में उठे ही ना। अगर चुनाव कल होते हैं तो देखने वाली बात होगी कि जीत किसकी होगी। हालांकि ऐसी पहले से ही अनुमानित आंकड़े जो एनडीए के हैं उसके अनुसार ओम बिरला ही एक बार फिर से हो सकते हैं, लेकिन कल जो कुछ भी तस्वीर होगी, कल सुबह 11 बजे संसद में चुनाव होंगे, उसके बाद जो भी परिणाम होगा वो हम सब के सामने होगा। लेकिन फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सवाल यही है कि अब कल की जब इस चुनाव में संसद के अध्यक्ष का पद का चुनाव होगा तो आगे क्या कुछ होगा, वो उस पर भी सबकी नजर टिकी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया।